सोचिए घर में शादी की तैयारी चल रही है, माहौल खुशियों का है और आप अपने परिवार के साथ शहर के सबसे पुराने जूलर के पास जाते हैं वो हार खरीदने जिसका डिजाइन आपकी माँ ने सालों से पसंद कर रखा था। लेकिन जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचते हैं, जूलर एक छोटी सी पर्ची पर आज का भाव लिखता है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सोने का भाव 1.5 लाख रुपए तोला। एक पल को यकीन ही नहीं होता। जो सोना कल तक हमारी बचत और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक था, आज वो हमारी पहुंच से इतना बाहर क्यों लग रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने सोने की कीमत को एक ऐसी उड़ान दी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं कि भारत में सोने की कीमत में लगी इस आग का असली कारण क्या है। ये जो 1.5 लाख रुपए का आंकड़ा है, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जनवरी 2026 में भारत के MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने ने पहली बार ये स्तर पार किया। लेकिन जो बात इसके भी ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है इसकी रफ्तार। अगर हम सिर्फ पिछले साल यानी 2025 की बात करें, तो घरेलू कीमतों में 70 से 80% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 70 से 80% एक साल के अंदर। ये तो किसी भी निवेश के हिसाब से एक असाधारण उछाल है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए का सोना 2025 की शुरुआत में लिया होता, तो साल के अंत तक वो 1,70,000 का हो जाता। बिल्कुल। और ये तूफान सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आया है, हमें इसे एक वैश्विक नजरिए से देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2025 में सोने की कीमत $4,000 प्रति औंस को पार कर गई थी, और अब जनवरी 2026 में ये $4,700 के भी ऊपर चली गई है। $4,700। जी। आंकड़े बताते हैं कि ये 1979 के बाद की सबसे बड़ी सालाना बढ़त है। तो ये समझना जरूरी है कि ये एक ग्लोबल सुनामी है जिसकी सबसे ऊंची लहरें भारत के किनारों से टकरा रही हैं। ठीक है, तो इसे परत दर परत समझते हैं। जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहले, वो कौन सी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वजह है जो सोने को इतना कीमती बना रही हैं? दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है? यहाँ कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, और पहला और सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल तनाव। जियोपॉलिटिकल तनाव। हाँ, मतलब दुनिया भर में बढ़ता हुआ राजनीतिक और सामरिक तनाव। एक पुराना नियम है, जब भी दुनिया में अनिश्चितता और डर का माहौल बढ़ता है, निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाते हैं। और सोना हजारों सालों से सबसे बड़ा और भरोसेमंद सेफ हेवन रहा है। और इस समय तो अनिश्चितता की कोई कमी नहीं है। अखबारों की सुर्खियां रोज एक नए संकट की कहानी कहती हैं। बिल्कुल, इस समय एक नई और बहुत बड़ी कहानी चल रही है जो शायद लोगों की नजर में उतनी नहीं है। ये है अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ता तनाव। ग्रीनलैंड को लेकर? जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो बाद में 25% तक बढ़ सकता है। ये कुछ छोटा मोटा व्यापारिक विवाद नहीं है, ये दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक सहयोगियों के बीच एक बड़े ट्रेड वॉर का खतरा है। मतलब ये सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं है, ये भरोसे का संकट है। और जब बड़े बड़े देशों में ही भरोसा टूटने लगे, तो निवेशक कागजी मुद्रा या स्टॉक्स पर कैसे भरोसा करेंगे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी माहौल में सोना चमकता है। इसके अलावा ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन, वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका और रूस यूक्रेन का पुराना संघर्ष जो अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जहां लोगों को कैश या स्टॉक से ज्यादा एक ठोस भौतिक चीज पर भरोसा हो रहा है, और वो चीज सोना है। पर एक सवाल मन में आता है, सोना ही क्यों? आज के डिजिटल जमाने में क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें भी तो हैं, जिन्हें कुछ लोग नया डिजिटल गोल्ड मानते हैं। तो फिर बड़े बड़े निवेशक वापस सोने की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्रिप्टो में अपनी जगह है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है और वो अभी तक रेगुलेटेड नहीं है। जब दुनिया में अस्थिरता होती है तो लोग प्रयोग नहीं करना चाहते, वो उस चीज की तरफ जाते हैं जो हजारों सालों से परखी हुई है। सोना किसी एक देश की सरकार या किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, उसका अपना एक मूल्य है जिसे पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए जब डर बढ़ता है तो सोने का भाव बढ़ता है। तो ये तो हुआ डर का फैक्टर,
लेकिन क्या सिर्फ डर ही कीमत बढ़ा रहा है या कोई जानबूझकर भी इसे ऊपर खींच रहा है? मैंने सुना है कि दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक खूब सोना खरीद रहे हैं। हाँ, और ये कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक, खासकर चीन, पोलैंड और ब्राजील जैसे देश रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। हमारे पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 2025 में उन्होंने मिलकर लगभग 1000 टन सोना खरीदा। 1000 टन? जी, ये कोई मामूली खरीदारी नहीं है। असल में दुनिया के ये सबसे बड़े बैंक चुपचाप अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक बगावत कर रहे हैं। डॉलर के खिलाफ बगावत? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डी-डॉलराइजेशन। दशकों से दुनिया का ज्यादातर व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता रहा है। इससे अमेरिका को एक बेजोड़ आर्थिक ताकत मिलती है। सही बात है। अब चीन और रूस जैसे देश इस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी नीतियों की मोहताज रहे। इसलिए वो अपने डॉलर भंडार को बेचकर उसकी जगह सोना खरीद रहे हैं। ओह, तो ये एक रणनीतिक चाल है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक निवेश नहीं, ये एक आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन है। एक ऐलान है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। जब खरीदार इतने बड़े और ताकतवर हों तो जाहिर है कि सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और कीमत आसमान छुएगी। वाह! तो एक तरफ डर की वजह से आम निवेशक सोना खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के देश एक रणनीतिक चाल के तहत सोना जमा कर रहे हैं। लेकिन क्या बाजार में और भी कोई बड़ी ताकत है जो इसे ऊपर खींच रही है, शायद डॉलर से जुड़ी हुई? बिल्कुल। ये तीसरा बड़ा कारण है डॉलर की अपनी कमजोरी और ब्याज दरों का खेल। इसे ऐसे समझिए, सोने और अमेरिकी डॉलर का रिश्ता अक्सर उल्टा होता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमत बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। तो जब डॉलर सस्ता होता है तो दूसरी करेंसी वाले देशों के लिए सोना खरीदना भी सस्ता हो जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा। साथ ही जब ये उम्मीद होती है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी पर भी ब्याज कम मिले तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो सोना ही खरीद लो। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो हमारे पास वैश्विक डर है, एक रणनीतिक पावर प्ले है और कमजोर होता डॉलर है। ये तो हुई दुनिया की बातें, लेकिन अब इसे भारत लेकर आते हैं। हम पर इसका असर इतना ज्यादा क्यों पड़ रहा है? कई बार हमने देखा है कि ग्लोबल दाम बढ़ते हैं पर भारत में उछाल उससे भी ज्यादा होता है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ आकर कहानी में एक देसी ट्विस्ट आता है। ग्लोबल कारण तो आग लगा ही रहे हैं, लेकिन भारत के अपने कुछ फैक्टर्स उस आग में घी डालने का काम करते हैं। अच्छा। और इसमें सबसे अहम है रुपए की गिरावट। जनवरी 2026 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 91 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा असर कैसे पड़ता है? इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग सारा सोना इंपोर्ट यानी आयात करता है। हम उत्पादन नहीं करते। नहीं, तो हमें भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 ग्राम सोने की कीमत $50 है। अगर रुपया 80 प्रति डॉलर पर है तो हमें उस 1 ग्राम के लिए 4000 रुपए देने होंगे। 50 गुना 80। ठीक है। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो $50 ही है, लेकिन हमारा रुपया कमजोर होकर 90 प्रति डॉलर हो गया। तो अब हमें उसी 1 ग्राम सोने के लिए 4500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ओह, मतलब एक ही चीज के लिए दोहरी मार। एक तो डॉलर में सोने की कीमत खुद बढ़ गई और ऊपर से रुपया भी गिर गया, तो हमें दोनों तरफ से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारी अपनी करेंसी की कीमत गिर रही है। इसी दोहरी मार की वजह से भारत में सोने की कीमत में उछाल दुनिया के कई देशों से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। समझ गई। लेकिन एक और बात है, इन कीमतों के बावजूद भारत में लोग सोना खरीदना बंद तो नहीं करते, खास तौर पर शादियों और त्योहारों में। क्या हमारी ये लगातार बनी रहने वाली डिमांड भी कीमतों को नीचे नहीं आने देती? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत में सोना सिर्फ निवेश या मेटल नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी भावनाओं का हिस्सा है। बिल्कुल। ये स्टेटस सिंबल है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाने वाला आशीर्वाद है और ये बुरे वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। ये जो सांस्कृतिक मांग है, ये कीमतों को हमेशा एक सपोर्ट देती है, उन्हें एक स्तर से नीचे गिरने से रोकती है। मतलब चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए, शादी के लिए जरूरी गहने तो खरीदे ही जाएंगे। हाँ, उसका वजन कम हो सकता है, डिजाइन बदल सकता है, लेकिन खरीदारी रुकती नहीं है। और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? टैक्स का भी तो असर होता होगा जो हम आखिर में चुकाते हैं।
हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। जो कीमत हम अखबार में पढ़ते हैं वो सोने की असल कीमत नहीं होती। उस अंतर्राष्ट्रीय कीमत के ऊपर भारत में 6% कस्टम ड्यूटी लगती है और फिर उसके ऊपर 3% जीएसटी लगता है। तो दुबई या सिंगापुर के मुकाबले भारत में सोना हमेशा इसीलिए महंगा मिलता है। बिल्कुल। हालांकि सरकार के सामने भी एक दुविधा है। अगर वो टैक्स बढ़ाती है तो राजस्व मिलता है, लेकिन सोने की तस्करी यानी स्मगलिंग बढ़ जाती है। ऐसी उम्मीदें हैं कि 2026 के बजट में सरकार तस्करी को रोकने के लिए इस ड्यूटी को शायद 6% से घटाकर 4% तक कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल सकती है। जी, थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो इन सब का मतलब क्या है? ग्लोबल तनाव, कमजोर रुपया, हमारी अपनी सांस्कृतिक डिमांड और ऊपर से टैक्स। एक आम भारतीय परिवार इस महंगाई से कैसे निपट रहा है? सोने की खरीदारी के तरीकों में क्या कुछ बदलाव आया है? लोगों के खरीदारी के तरीके में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव आया है। आंकड़े बताते हैं कि लोग अब गहनों से ज्यादा सोने के सिक्के, बार और गोल्ड ईटीएस जैसे निवेश विकल्पों में पैसा लगा रहे हैं। ओह, लोग सोने को पहनने से ज्यादा बचाने वाली चीज के तौर पर देख रहे हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। वो इसे एक आभूषण से ज्यादा एक एसेट क्लास समझ रहे हैं। एक मिनट, आपने गोल्ड ईटीएफ्स का जिक्र किया। यस। ये एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन शायद हर कोई इसे ठीक से नहीं समझता। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। गोल्ड ईटीएफ का मतलब है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे आप एक तरह का डिजिटल या पेपर गोल्ड समझ सकते हैं। पेपर गोल्ड। हाँ, जब आप एक गोल्ड ईटीएफ यूनिट खरीदते हैं तो आप असल में सोना नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसे फंड में हिस्सा खरीद रहे होते हैं जो आपके बदले में सोना खरीदकर अपनी तिजोरी में रखता है। इसे आप शेयर बाजार की तरह अपने डीमैट अकाउंट से कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। मतलब असली सोना घर लाने का, उसकी सुरक्षा की चिंता करने का या मेकिंग चार्जेस देने का कोई झंझट नहीं। बिल्कुल, ये सोने में निवेश करने का एक बहुत ही आसान और किफायती तरीका है। तो ये सोने में निवेश करने का एक मॉडर्न तरीका है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो लोग वाकई गहने खरीद रहे हैं उनके बारे में क्या? वहां भी एक दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। हमारे इंपोर्ट के आंकड़े एक अजीब कहानी कहते हैं। भारत ने सोने की मात्रा यानी वॉल्यूम में 12% कम सोना खरीदा, लेकिन उसकी कीमत यानी वैल्यू 16% ज्यादा चुकाई। इसका सीधा मतलब है हम सोना कम खरीद लें पर उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल। ज्वेलरीज बता रहे हैं कि उनके यहाँ अब नए गहने खरीदने वालों से ज्यादा पुराने गहने एक्सचेंज करने वाले या बेचने वाले आ रहे हैं। लोग इस बड़ी हुई कीमत का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या लोग अब नई खरीदारी कर ही नहीं रहे? ज्वेलरी की दुकानों पर क्या हो रहा है? नई खरीदारी सिर्फ बहुत जरूरी होने पर हो रही है, जैसे शादी के लिए, और उसमें भी लोग अब हल्के वजन के गहने पसंद कर रहे हैं ताकि बजट में आ सकें। अच्छा। जहां पहले एक औसत हार 15-20 ग्राम का बनता था, अब लोग 8-10 ग्राम के डिजाइन देख रहे हैं। ज्वेलर्स भी अब लाइट वेट और ट्रेंडी डिजाइन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जो हर किसी के मन में है, आगे क्या होगा? क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना बेहतर है? क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी या यहाँ से नीचे आएंगी? देखिए, भविष्य की सटीक भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम बड़े वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को देख सकते हैं। ज्यादातर बड़े नाम जैसे जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, उनका मानना है कि ये तेजी बनी रह सकती है। बनी रह सकती है? जी। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $5,000 प्रति औंस के स्तर की ओर बढ़ सकती हैं। $5,000? अगर ऐसा होता है तो भारत में तो कीमतें और भी बढ़ जाएंगी, शायद $2.25 लाख के भी पार। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनका तर्क ये है कि जिन कारणों से कीमतें बढ़ी हैं, यानी जियोपॉलिटिकल तनाव, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, डॉलर पर घटता भरोसा, वो सब रातों रात गायब नहीं होने वाले। सही बात है। ये लंबी चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसलिए उनका मानना है कि सोने में तेजी का माहौल बना रहेगा। तो ये तो हुई तेजी की बात। ये खरीदार के लिए काफी डरावना है। क्या कोई ऐसी भी संभावना है कि कीमतें कुछ कम हो? कोई उम्मीद की किरण? हाँ, एक संभावना ये भी है। अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव कुछ कम होता है, मान लीजिए रूस यूक्रेन में कोई ठोस शांति समझौता हो जाता है या अमेरिका यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव घटता है, तो हमें कीमतों में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन मतलब गिरावट? इस वक्त ग्लोबल घटनाओं के हाथ में है। तो जो हमारे श्रोता हैं, जो इस स्थिति को बहुत करीब से देख रहे हैं और शायद सोना खरीदने या उसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, उन्हें किन मुख्य चीजों पर नजर रखनी चाहिए? वो कौन से संकेत हैं जो उन्हें दिशा बता सकते हैं?
उन्हें 3 चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, आने वाला यूनियन बजट 2026। इसमें कस्टम ड्यूटी पर सरकार का क्या फैसला होता है, ये कीमतों पर सीधा और तुरंत असर डालेगा। अगर ड्यूटी कम होती है तो कुछ राहत जरूर मिलेगी। दूसरा, रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट। इस पर रोज नजर रखें। अगर रुपया किसी वजह से मजबूत होता है तो भी कीमतें थोड़ी नरम पड़ सकती हैं। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा और सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खासकर अमेरिका, यूरोप और चीन से जुड़ी बड़ी खबरों पर। ये वो 3 बड़े संकेत होंगे जो भारत में सोने की दिशा तय करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दुनिया भर में बढ़ता तनाव और अविश्वास, बड़े देशों की डॉलर से दूर जाने की रणनीतिक चाल, और हमारे घर में कमजोर होता रुपया और सोने के लिए हमारा कभी न खत्म होने वाला प्यार, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने सोने की कीमत को एक आम इंसान की पहुंच से दूर एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। हम भारतीय हमेशा से सोने को एक सुरक्षित निवेश, एक सेफ हेवन मानते आए हैं। हाँ, बुरे वक्त का साथी। जी, ये वो चीज है जिसे हम संकट के समय के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन जब इसकी कीमत इतनी तेजी से सिर्फ इसलिए बढ़ रही हो क्योंकि पूरी दुनिया में संकट और असुरक्षा बढ़ रही है, तो ये गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सोने की अपनी सुरक्षा का संकेत है, या फिर दुनिया में बढ़ती हुई असुरक्षा का एक